नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। दोस्तों आज है 14 मई 2022 और डेली के करंट अफेयर्स में मेन सोर्स हम लोग आसान ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पीडीएफ का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में बिल्कुल से लगा दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ पर से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग एडमिशन इन भद्रा एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर, या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे वेबसाइट www.bhadraisacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे असम ट्रिब्यून से लिया गया रिगार्डिंग एनआरसी रीवेरिफिकेशन के रिलेटेड। अगर आप एडिटोरियल पेज में देख लीजिएगा वहाँ पे बहुत बड़ा आर्टिकल ही पूछा गया ना। ध्यान दीजिएगा, इन आर्टिकल में से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए, देखो पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं इसमें दिए गए, उनको हम लोग डिस्कस करके कोई हमारा फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, कोई काम ही नहीं आएगा, राइट ना। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है एनआरसी को रीवेरीफाई करने की, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि अभी आपको पता है दैट असम में जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि डी वोटर्स लिस्ट में है, ठीक है। अब डी वोटर्स लिस्ट में जो है दे कैन नॉट वोट इन एनी इलेक्टोरल रोल्स, राइट। अब यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है एनआरसी को रीवेरीफाई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एनआरसी अगर रीवेरीफाई होगा तो हमें प्रॉपर जो इलेक्टर्स हैं वो हमें मिलेंगे, राइट। और साथ ही साथ और भी कुछ अलग अलग न्यूज़ दिए हुए थे, जैसे मैं छोटा छोटा वो सब बता देता हूँ। जैसे आफ्सपा के बारे में बोला गया था, रिसेंटली जो आफ्सपा को हटाया गया है आसाम से, वो वैसे तो पहले से 33 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा हुआ था आफ्सपा, बट अभी सिर्फ मात्र 10 डिस्ट्रिक्ट में ही लगाया गया, बाकी 23 डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली इसको हटा दिया गया है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है दैट आफ्सपा का जो रूट कॉज है ना, वो तो अभी तक अनरिजॉल्व आपने किया हुआ है, और उसका रूट कॉज जो है वह कहीं ना कहीं है इलीगल माइग्रेंट्स, ऐसा कहा जा रहा है इनडायरेक्टली। देखो अब क्या है ना, दैट पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, राइट। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी हमें मानना पड़ता ही है, एक ना एक समय तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सरकार आपको वो चीज़ बोल रही है तो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द सरकार, ठीक है। सो एनीवेज यहाँ पे बात की जा रही है एनआरसीज। एनआरसी अगर प्रॉपरली करेक्ट कर लिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफगार्ड करने वाला है, लोकल इंडिजिनस पीपल को तो सेफगार्ड करेगा ही, बट साथ ही साथ ओवरऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भी सेफगार्ड करेगा। क्यों? क्योंकि एनआरसी के तहत वैसे लोग हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे वोंट बी अलाउड टू लिव इन इंडिया, दे विल बी सेंड आउट टू अदर कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे हैव कम फ्रॉम, ठीक है। और मेजर अगर असम में अगर प्रॉब्लम देखिएगा कहाँ से इलीगल लोग आ रहे हैं, वो है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, है ना, वो भी असम में। दे हैव कॉज्ड अ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, ये लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, विच हैज हैड एडवर्स पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हमारे इंडिजिनस पॉपुलेशंस के लिए। इसीलिए बोला जा रहा है दैट एनआरसी को जो है ना हमें रीवेरीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो वैसे ऐसा बात नहीं है दैट एनआरसी वेरीफाई नहीं हुआ है बहुत बार हुआ है, बट क्या है ना दैट जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है ना, जिसके थ्रू लीगल डेटा को मैचिंग किया जाता है, वो उस सॉफ्टवेयर में भी खामी है, वो भी अभी तक फुल प्रूफ नहीं है ना। इसीलिए एनआरसी जो भी अभी लिस्ट निकल भी गया ऑलरेडी, जैसे बहुत समय कुछ लोगों को इंक्लूड भी किया गया था एज एन इंडियन सिटीजन, उसको फिर से वेरीफाई करने की यहाँ पे बात बोली जा रही है। एनआरसी अपडेट प्रोसेस जो है दोस्तों, इसको गवर्न किया जाता है बाई एन एक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे 2003 में ये एक्ट बना था, दैट इज सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। इस रूल के अंडर आफ्टर द फाइनल एनआरसी इज प्रिपेयर्ड, द पावर ऑफ रीवेरिफिकेशन रेस्ट विद एग्जीक्यूटिव। मतलब फाइनल जब एनआरसी प्रिपेयर हो जाएगा ना, तो रीवेरिफिकेशन उसको करना है या नहीं करना है, वो एग्जीक्यूटिव के पास बेसिकली उतना पावर है। यही नहीं, इनफैक्ट इस कानून में जो है ना रूल 10 दिया हुआ है, उसके तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के भी पास पावर है, या फिर रजिस्ट्रार जनरल, या तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या फिर रजिस्ट्रार जनरल का नॉमिनी। और इस केस में नॉमिनी कौन कौन हो सकते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। तो ये लोग भी अगर चाहे ना तो कोई एनआरसी से नाम को हटा सकते हैं अगर उस नाम को इंक्लूड किया गया है थ्रू द इनकरेक्ट पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो इनके पास इतना पावर जरूर है यहाँ पर, ठीक है। चलो यही आर्टिकल था जो हमें पढ़ना था। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे न्यूज़ दिए हुए हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया गया है, राइट। जैसे प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड बेसिकली अवार्ड किया गया आसाम पुलिस को, तो ये तो हम लोगों ने 2 बार अच्छे से पढ़ लिया भाई, है ना।
अच्छा, आ जाता है द हिंदू का नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है, GS2 ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पे रैट्स की, दैट इज रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। नाउ क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली है ना सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक्टिविटी दैट इज रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, इसका मीटिंग होस्ट किया जा रहा है बाय इंडिया, और कहा जा रहा है इसमें पाकिस्तान की भी डेलीगेशंस इसमें अटेंड करेगी। रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तो डेलीगेशन अटेंड करेगी, बट पाकिस्तान की भी करेगी, राइट। तो अगेन ये एक रीअप्रोचमेंट देखा जा रहा है पाकिस्तान का टुवर्ड्स इंडिया, राइट। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अगर देखोगे बहुत ही ज़्यादा खस्ते हालत में, ठीक है, उनको भी तो रिकवर करना है ना जी, धीरे धीरे, है ना। तो एनीवेज सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये रैट्स दैट इज रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो है, ये एक परमानेंट बॉडी ऑफ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका मेन इंटेंशन है दैट कैसे फैसिलिटेट किया जा सके कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स, और साथ ही साथ कैसे मिल बांट कर फाइट किया जा सके अगेंस्ट द कॉमन इल दैट इज टेररिज्म। अब देखो इंडिया ही टेररिज्म का शिकार नहीं है, पाकिस्तान भी टेररिज्म का बहुत बड़ा शिकार है ना। आप देखो ना वहाँ पे बलूचिस्तान के लिबरेशन के लोग क्या क्या कर रहे हैं, बम फोड़ दे रहे हैं, कहीं पर बम फोड़ दे रहे हैं, तालिबान के लोग घुस के पाकिस्तान में बम फोड़ देते हैं। तो यही है, अगेन वो भी तो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म का शिकार है ना जी, है ना। और कहीं ना कहीं देखो चाइना का भी वही हाल है, इंडिया में भी अगर देखोगे कुछ कुछ रीजन वैसे तो कमांड पाया जा रहा है, एक ही अभी प्रॉब्लम था कश्मीर का, वो भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। बट एनीवेज ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आती रहती है, ठीक है। तो ये कॉमन फाइट है फॉर ऑल दीज कंट्रीज who are joining together their hands, ठीक है। द मेन फंक्शंस ऑफ रैट्स क्या है, कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, जिसमें ऑफ कोर्स रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड डिफरेंट अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया भी कोऑर्डिनेट करेगी। और एज अ मेंबर इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इन ऑल द एक्टिविटीज जो भी इस रैट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया अभी तक, जब से इंडिया को इसका मेंबरशिप मिला है, राइट। तो ये देखना पड़ेगा। एससीओ के बारे में अगर बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसको एज अ मल्टीलैटरल एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके तहत मेन एम यही था दैट यूरेशियन रीजन में जो है स्टेबिलिटी इंश्योर करना, ठीक है ना। ये इन्विसाज करता है जॉइनिंग फोर्सेस टू काउंटरैक्ट इमर्जिंग चैलेंजेस एंड थ्रेट्स एंड इनहांस ट्रेड एज वेल एज कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉर्पोरेशन। इसको क्रिएट किया गया था सन 2001 को, प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 के पहले इसको शंघाई 5 बोला जाता था, जिसमें 5 कंट्रीज थे, जिसमें था कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, ठीक है। और शंघाई 5 जो है ना वो इमर्ज किया गया था फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशंस एंड डिमिलिटराइजेशन टॉक्स, जो क्या तब के देखो क्या हुआ था ना, सोवियत जब टूटा था ना उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा टूट के बिखर गया था ना जी, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो देख रहे थे ये सोवियत का टूटा हुआ ही पार्ट है ना, ठीक है। तो फॉलोइंग द एक्सेशन ऑफ उज्बेकिस्तान 2001 में जो है ना उज्बेकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, और जब से उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया तब से शंघाई 5 का जो है उसको नाम ही चेंज कर दिया गया इनटू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक चीज़ मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रेडी रहो। अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछना मतलब यूपीएससी को या फिर एपीएससी को बनाना हुआ, दैट आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ उज्बेकिस्तान शंघाई 5 चेंज इट्स नेम टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उज्बेकिस्तान के जगह काजाकिस्तान घुसा देगा, काजाकिस्तान घुसा देगा, ले भाई, है ना। इंसान यहीं पे कंफ्यूज कर जाता है ना, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, हाँ ये सब तो नाम तो हमें पता है दैट, हाँ एक है काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान, बट कौन कहाँ पर है वो कहीं ना कहीं बहुत समय कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ऊपर से किस्तान सब में लगा हुआ है, तो कौन किसने ज्वाइन किया था उस जिसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज हो गया था, तो वो भी कंफ्यूज हो सकता है। तो इस टाइप के फैक्ट्स थोड़ा दिमाग में रखो, ये रटने वाला ही फैक्ट है बट रटने वाला भी नहीं है। देखो ये उज्बेकिस्तान यू से स्टार्ट होता है ना, ऐसा कुछ टोटका बना के याद कर लो, ठीक है। एनीवे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वैसे चार्टर को साइन किया गया था सन 2002 को, और ये फोर्स में इंटर हुआ सन 2003। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज है 2, दैट इज एक है रशियन, एक है चाइनीज़। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों ये एक परमानेंट बॉडी है जिसका सेक्रेटरीट है बीजिंग में, एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो है ये ताशकंद में है, ठीक है।
चेयरमैनशिप जो है शंघाई कॉर्पोरेशन का वो रोटेट करते रहता है फ्रॉम ईयर बाय मेंबर स्टेट्स ऑफ कोर्स अमंग ऑल द मेंबर स्टेट्स। इंडिया पाकिस्तान जो है सन 2017 में इसका मेंबर बने थे, एक साथ ही बने थे, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया दैट इंडिया किस कंट्री के साथ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था, सो द आंसर विल बी पाकिस्तान, ठीक है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। और रिसेंटली ईरान ने भी बिड किया है, ईरान ने भी बोला दैट हमें भी इसका फुल मेंबरशिप दे दो। नेक्स्ट द हिंदू से ये क्वेश्चन लिया गया है बेसिकली, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ था, क्योंकि सेंटर ने बोला 3.2 करोड़ बेनिफिशियरीज ने जो है आयुष्मान स्कीम का अभी तक फ़ायदा उठाया है। GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। कहा जा रहा है मोर देन 18 करोड़ हेल्थ कार्ड जो है ना वो इशू कर दिया गया है इस प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर, और ओवर 3.2 करोड़ पीपल हैव अवेल्ड द हॉस्पिटल फैसिलिटीज अंडर दिस। इनफैक्ट कहा जा रहा है इट ऑफर्स अ सम ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली। जी हाँ, पर फैमिली को 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिलेगा फॉर सेकेंडरी केयर एज वेल एज टर्शरी केयर। इनफैक्ट इसके अंडर जो है ना कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस सर्विसेज का प्रोवाइड किया जाता है टू ऑल द बेनिफिशियरीज। ऐसा नहीं दैट बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट में पैसा घुसा दिया जाएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं। इनफैक्ट से फॉर एग्जांपल आपको एक आपके डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, ठीक है, आप वहाँ पे चेक कराने गए है ना, तो वहाँ पे आपका कार्ड आप दे दोगे और उस कार्ड के थ्रू जो है यह रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इसके जेब में पैसा घुसा देगी। समझ रहे हो बात, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। हेल्थ बेनिफिट पैकेज के हिसाब से ये बेसिकली सरकार के द्वारा बनाया गया पैकेज। मतलब से फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए छोटा पैकेज है दैट उसके लिए 5 टेस्ट है से फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो बोलो आपका बहुत बड़ा बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है 10 टेस्ट का पैकेज बना दिया गया है। समझ लो, तो इस टाइप से पैकेज बेस्ड सर्विसेज है बेसिकली जो क्या कवर करती है सर्जरी एज वेल एज मेडिकल एज वेल एज डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एज वेल एज डायग्नोस्टिक, सब को कवर करती है, ठीक है। और ये पैकेज रेट्स है एंड दे आर फ्लेक्सिबल एज वेल, बट दे कैन नॉट चार्ज द बेनिफिशियरीज। मतलब जैसे इंसान नॉर्मल गरीब इंसान है ना, तो उसको लेकिन चार्ज नहीं करना है हॉस्पिटल्स को, ना ना, इसको आप गलती से भी कुछ नहीं बोल सकते हो। आपको सरकार तो पैसे दे रही है तो आप इसको क्यों चार्ज करोगे, ठीक है। द स्कीम हैज ऑल्सो प्रेस्क्राइब अ डेली लिमिट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट। हाँ चलो ये सब तो खैर है, बट हाँ आपको समझना पड़ेगा कि बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट कहाँ से किया जाता है। क्या BPL कार्ड देखा जाता है? नहीं नहीं, देखो एक सेंसस हुआ था हमारे देश में, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, सन 2011 को। तो इस कास्ट सेंसस के डेटा के हिसाब से बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट किया जाता है इस स्कीम के लाभवान बेनिफिशियरीज के तहत, राइट। फंडिंग मैकेनिज्म की अगर बात करें तो क्योंकि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसीलिए वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है उसको सरकार, केंद्रीय सरकार 60% देती है और वो राज्य सरकार 40% खर्चा करती है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो है ना इनको 90:10 के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और तीसरा जो फंडिंग स्ट्रक्चर है यह 100% सेंट्रल फंडिंग। ये वैसे यूनियन टेरिटरीज जिनके लेजिस्लेचर नहीं होते, जैसे लक्षद्वीप, जैसे अंडमान एंड निकोबार, क्या इनका अपना लेजिस्लेचर है? नहीं, राइट। तो इनके लिए जो है केंद्र सरकार ही 100% खर्चा करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों, द हिंदू से अगेन ये न्यूज़ लिया गया GS3 स्पेस पर्सपेक्टिव से, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सिगैरिटेरियस A के बारे में न्यूज़ है ना। ये A क्या है भाई? A के ऊपर में एक स्टार बना दिया गया है, देखो ये A एस्ट्रिक है बेसिकली, ठीक है। तो यही आपको याद ना, ये है क्या? कहा जा रहा है दैट ये एक ब्लैक होल है। जी हाँ, वही तो इवेंट हॉराइजन जो टेलीस्कोप है ना, उसने पहला इमेज बेसिकली रिवील किया है इस ब्लैक होल का, जिसका नाम है सिगैरिटेरियस A। और कहा जा रहा है दैट ये ब्लैक होल जो है ना, ये हमारे मिल्की वे जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा प्लैनेट भी है, उसका पार्ट है, उसके सेंटर में ये लाई करता है। समझ रहे हो बात ना। कहा जा रहा है नियर ऑल द गैलेक्सीज, जितने भी सारे अभी तक गैलेक्सीज है ना दुनिया में, हर गैलेक्सी में अपना अपना खुद का ब्लैक होल होता है सेंटर में। वैसे ही जो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका जो ब्लैक होल है ना, उसका नाम है सिगैरिटेरियस A एस्ट्रिक, ठीक है ना। ये देखो इमेज है बेसिकली सिगैरिटेरियस A एस्ट्रिक का, एंड दे हैव गेव अ फर्दर सपोर्ट टू द आइडिया दैट कॉम्पैक्ट। अच्छा चलो, ये तो मतलब ब्लैक होल का आइडिया को जो है ये फर्दर फिर से रीस्टैब्लिश करता है कहीं ना कहीं। एंड अच्छा, नाम सिगैरिटेरियस A एस्ट्रिक क्यों पड़ा? क्योंकि देखो
दो कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशंस आपको पता है ना, तारों का समूह, वेरियस, रात को तारा देखिएगा आप, देखिएगा कभी तारा जो है ना वो अपना एक अलग सा शेप बनाएगी, ठीक है। तो उस टाइप के डिफरेंट शेप्स जो तारा बनाती है उसको हम लोग कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है। एक है सिगैरिटेरियस कॉन्स्टलेशंस, एक है स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन, ठीक है। अब सिगैरिटेरियस एंड स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशंस के बॉर्डर रीजन में जो है ना, ये सिगैरिटेरियस ए आपका नाम का जो ब्लैक होल वह हमें देखने को मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा हमारे सन से भी यह 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव है, समझ सकते हो कितना बड़ा है ना। ये है सिगैरिटेरियस, देख रहे हो ये वाला कॉन्स्टलेशन, और ये है स्कॉर्पियस, देखो यही तो बोला गया ना, कहाँ गया, सिगैरिटेरियस और स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ये देखो सिगैरिटेरियस है ना, और ये देख रहे हो ये हो गया स्कॉर्पियस, ठीक है। अब इसी के बॉर्डर रीजन में, मतलब शायद इस रीजन में कहीं ना कहीं होगा ये, कौन समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। तो ये वाला ऐसा रीजन है जहां पर हमें सिगैरिटेरियस ए एस्ट्रिक नाम का ब्लैक होल देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ आपको पता है दैट ये कॉन्सेप्ट, वैसे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में किसके द्वारा रखा गया था, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1915 में, जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रखा था, ठीक है। सो उस समय एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, बट ये टर्म जो है ना ब्लैक होल का, ये टर्म लेकिन उनके द्वारा कॉइन नहीं किया गया था। ये टर्म कॉइन किया था एक अमेरिकन फिजिसिस्ट के द्वारा जिनका नाम है जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर, ठीक है। नाउ अनडाउटेडली ये ब्लैक होल जो मिला है ये बिल्कुल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसको यह बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। एंड आपको तो पता ही है जब ब्लैक होल एक ऐसा इमेजिनरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोगों को तो ब्लैक होल का जो भी पिक्चर भी मिला है ना वो काफ़ी धुंधला सा पिक्चर है। ये देखो ये धुंधला सा पिक्चर है ये ब्लैक होल का, राइट। एग्जैक्टली जैसे आपका सेल्फी जैसे आता है, कितना क्लियर आता है देखो, है ना, वैसा सेल्फी टाइप का या फिर एकदम क्लियर टाइप का जैसे होता नहीं है जुपिटर का, सैटर्न का, जितना क्लियर हमारे पास पिक्चर है उस टाइप का क्लियर कोई पिक्चर नहीं है अभी तक ब्लैक होल का, ठीक है। तो जब पिक्चर क्लियर होगा तभी हम लोग देखेंगे। बट हाँ, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर ग्रेविटी फील्ड जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है दैट इवन लाइट भी इस रीजन से एस्केप नहीं कर पाता है। ये चीज़ें तो यार नॉर्मल है, जो कि आपको ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट के हिसाब से ज़रूर से देखना पड़ेगा, राइट। और दो ब्लैक होल जब भी टकराती है तब ग्रेविटेशनल वेव भी पैदा होती है, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसलिए ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ ना क्योंकि पास्ट ईयर में क्वेश्चन भी आ गया, 2019 में देख लीजिएगा, तब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये वाला इंसिडेंट जहाँ पर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था मर्जर दो जायंट ब्लैक होल का बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि अगेन हमारा जो लिगो ऑब्जर्वेटरी है ना हमारे अर्थ में, तो लिगो ऑब्जर्वेटरी क्या करती है ना, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे थे, तो उसी से पता चला दैट अरे भाई ये तो लाइट ईयर्स, बिलियंस लाइट ईयर्स अवे जो है पहले शायद कभी ना कभी ये एक्टिविटीज़ हुई होगी स्पेस में, उसके कारण हमें अभी ग्रेविटेशनल वेव्स जो है अर्थ से पास होता हुआ दिख रहा है। और यही आंसर भी था इसका, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कन्वेंशन के बारे में न्यूज़ बोला गया है, मैकॉलीन कन्वेंशन। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखना है, ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये सिंपली जो मैच फिक्सिंग्स होता है ना, जिससे दुनिया भर में देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं। तो उसमें मैच फिक्सिंग्स भी, पहले तो मैच फिक्सिंग बहुत होते थे, बट क्या अभी मैच फिक्सिंग होता है, नहीं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया दैट काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैकॉलीन कन्वेंशन, ये एक मल्टीलैटरल ट्रिटी है जिसको बेसिकली मीटिंग कैरी आउट की गई थी रिसेंटली। इनफैक्ट बोला गया 12th मीटिंग ऑफ दिस मैच फिक्सिंग, इंटरपोल का मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स, इन विच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी जो है पार्टिसिपेट उन्होंने किया था मैकॉलीन कन्वेंशन को एक्चुअली में लागू करने के लिए ग्राउंड लेवल में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मैकॉलीन कन्वेंशन जो है ये स्पोर्ट्स में जो इरेगुलरिटीज़ एंड सस्पिशियस ट्रेंड्स होती है जैसे मैच फिक्सिंग्स, उनको रोकने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में न्यूज़ था, राइट। नाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात करें तो वैसे तो द हिंदू से लिया गया, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है जिन्होंने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट राजस्थान की और गुजरात की दैट ये बर्ड जिस रेंज में पाया जाता है ना वहाँ पे कभी भी अगर आप पावर लाइंस बिछाइएगा तो ध्यान से, क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना पावर लाइंस के कारण जो है ये सब इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। मतलब जैसे अगर आप पावर लाइन से टकरा जाइएगा तो आप तो मर जाइएगा ना जी, कितना झटका मिलता है ना। तो इसीलिए अब इंसान ही मर जाता है तो ये जीव जंतु कैसे जिंदा रहेंगे, आप ये भी खुद सोचो ना।
बट एनीवेज हमारा काम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पता करना, दैट ये जो IUCN स्टेटस इसका क्या है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द स्पीशीज फॉर रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जी हाँ, हम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फोर्स के तहत जो है एक प्रोग्राम चलाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। उसके अंदर जो है ना ये एक स्पीशीज़ है जिसको फोकस किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट ऑफ राजस्थान में भी इसको लागू किया गया है, जिसके तहत आइडेंटिफाई किया जाएगा fencing of bustard breeding grounds in existing protected area as well as providing secure breeding enclosures in areas outside the protected area। मतलब वैसे देख लीजिएगा ना, वेस्टर्न इंडिया स्पेसिफिकली राजस्थान, उसी में सबसे ज़्यादा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स रहती है। बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट अलग जगह नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है भाई। देखो गुजरात में भी ये मिलता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस सब रीजन में भी मिलता है। बट इसका जो मेन हैबिटेट है वो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज एक है जैसलमेर और एक है बाड़मेर, इन दोनों रीजन्स में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है बेसिकली। चलो ये तो खैर नॉर्मली है, मतलब कहाँ कहाँ मिलता है तो ये सब तो खैर चलो ठीक है। एनीवेज अब आ जाता है एमसीक्यूज में। दोस्तों कल कुछ एमसीक्यूज पूछा था, पहले तो वो सब देख लेते हैं, उन एमसीक्यूज का किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलेजियम सिस्टम अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इट इज सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व्ड बाय एन एक्ट ऑफ, नहीं ये बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, ये कन्वेंशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दूसरा द प्रेजेंटली द अपॉइंटमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड जज केस नॉट सेकंड जज केस, ठीक है। तो दूसरा दोनों ही गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन पूछा है, इसलिए डी नीदर 1 नॉट 2 विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा है पावर ऑफ क्लेमेंसी एंड प्रोविजंस, 4 दिए गए थे, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रेप्राइव के बारे में, जिसमें करेक्टली पूछा गया है, बताओ करेक्ट कौन सा है। तो देखो दोस्तों ये करेक्ट जो है ना, ये रेमिशन और रेस्पाइट, ये बेसिकली दोनों करेक्ट है। क्योंकि देखो कम्यूटेशन की अगर बात करें तो मैंने क्या बोला था, कम्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन है ना, देखो कहाँ बार है सब्सटीट्यूशन आया कि नहीं, समझ रहे हो बात। तो ये तो ऐसी गलत, ये वैसे तो अगर देख लीजिएगा रीमिशन है ना, याद करो मैंने जो कल टोटका बताया था याद करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पाइट, ठीक है, ये देख लीजिएगा। एनीवेज नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेस मिशन ऑफ टू मार्स। 2 स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि इनसाइट मिशन जो है ये नासा के द्वारा चलाया गया, और जी हाँ इनसाइट मिशन के द्वारा जो है ना नासा बेसिकली मार्शियन सरफेस को स्टडी कर रही है, ठीक है। सो एब्सोल्युटली दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा वो वाला पेज ही नहीं डालना भूल गया ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। पहला वाला का आंसर डी है ऑप्शन, दूसरा वाला का डी है, और तीसरा वाला का सी। मतलब करेक्ट सीक्वेंस जो हो गया, एक है डी, एक है डी, एक है सी, याद रहेगा। चलो अब देख लेते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस दोस्तों, ये भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा आप, ठीक है, वेट करूंगा मैं। और हाँ यार अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल यू कैन प्रेस द लाइक बटन एज वेल, राइट, इसमें शर्मा मत, है ना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट ऑफर्स अ सम इंश्योर्ड ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली, किसके लिए? प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। अच्छा, दिस योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आपको बताना है कौन सा सही है, 1 2 बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। दूसरा सिगैरिटेरियस ए रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ गैलेक्सी है, ये कॉन्स्टलेशन है, ये ब्लैक होल है या फिर एक्सोप्लैनेट है, बताइए कौन सा सही है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ये एक नाटो बेस्ड एंटी टेरर स्ट्रक्चर है, ऑल नॉर्डिक कंट्रीज जो है ये पार्टिसिपेट करती है इन मीटिंग्स पे। तो आपको देखो पता भी होना चाहिए नाटो है क्या ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्डिक क्या है, तभी आप इसका आंसर प्रॉपर दे पाओगे, राइट। चलो ये तो मैं आपको बहका रहा था, एक्चुअली में आंसर जो है बहुत इजी है। एनीवेज आपको फाइंड आउट करना है, कल मैं इसका बताऊंगा आंसर, 1 only 2 only बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2, किसमें इनमें से कौन सा सही आंसर है, ठीक है। Anyways, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video, guys. Thank you very much.